तो हम कह रहे थे कि भाई रिएक्ट के जो सारी फाइल है react.js की जो कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर सेव हुई थी जब हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तो वो पूरी फाइल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा लाइनों की है, लेकिन इस एक लाइन की वजह से वो सारे फंक्शन कहाँ आ गए, इधर आ गए। तो अब ये JS की फाइल आपकी नॉर्मल JS की फाइल से अलग हो गई, ठीक है। तो ये सिर्फ रिएक्ट जो आप बार बार मैं कह रहा हूँ रिएक्ट वो कैसे आई, वो इन दो लाइनों की वजह से आई। पहली लाइन का मैंने मतलब बताया था कि जो सिंपल रिएक्ट का फंक्शन है वो ला रहा है, और दूसरा वाला पैकेज क्या है, रिएक्ट डॉम। ये एक अलग लाइब्रेरी है, ये एक अलग लाइब्रेरी है क्योंकि अलग अलग इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है रिएक्ट से, ये रिएक्ट डॉम, ये उस फाइल का नाम है बेसिकली react.js। जब आप JS की फाइल JS के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो .js लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे ये फाइल का नाम है react.js, और ये react dom.js। react dom का मैंने आपको बताया था कि ये HTML की फाइल जो आपका HTML का कोड है ये पूरा खुद बनाता है, ठीक है। अब आप इसकी index.html भी मैंने शायद आपको दिखाई थी, इसकी index.html आपको मिलती है पब्लिक के अंदर index.html है, ठीक है। अब आप इसकी index.html में देखें कुछ भी नहीं है, बॉडी पूरी खाली है, सही है। सिर्फ क्या है, ये div का एक टैग है जिसमें आईडी लगी हुई है रूट, और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, ये रहा document.getElementById root। इसको किस फंक्शन में दे रहे हैं, react dom के रनटाइम। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि पूरी की पूरी HTML हम किसके थ्रू बना रहे हैं, रिएक्ट के थ्रू। अब क्योंकि वो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है तो सारा जब HTML बनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू रहा है तो हम उसको पेज लोड किए बगैर चेंज भी कर सकते हैं। ये तो आपने वो सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी देखा था कि आपने बटन पे जावास्क्रिप्ट लगा दी, उस बटन के अंदर लिख दिया कि भाई H1 को बदल दो, तो जब आप उस बटन को दबा रहे थे वो H1 चेंज हो जा रहा था, लेकिन पेज लोड नहीं हुआ क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट कर रही थी। तो रिएक्ट सिंपल क्या करती है कि वो HTML को मेन कोड में जाने ही नहीं देती, वो सारा HTML कहाँ लिखती है, अपने पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट डॉम। नॉर्मल को हम HTML डॉम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट डॉम, क्योंकि ये रिएक्ट बना रही है। इसको हम वर्चुअल डॉम भी कहते हैं, रिएक्ट डॉम भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं। सर फिर आगे जाके जो लोग खुद जो टैग बना रहे थे कि वो कोई भी टैग नहीं बनेगा, कुछ भी टैग नहीं, सारा आप रिएक्ट में काम करेंगे। इंडेक्स HTML में हम जाएंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप खोलेंगे भी नहीं, मजे की बात। बिल्कुल भी। ये तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि index.html यहाँ पड़ी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप index.html को देखेंगे भी नहीं, यहीं से हम लोग सारा काम आप यहीं के अंदर करेंगे। अब ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें भी index.html तो मैंने देखा ही नहीं, सारी सिर्फ JS की फाइलें देख रहा था क्योंकि सारा काम उसके अंदर हुआ हुआ है। फिर भी CSS लगाने का क्या तरीका है? हाँ, अभी आते हैं, आज की क्लास का मुद्दा ही यही है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, लास्ट क्लास में इशू हुआ था कि मैंने बीच में माइक बंद किया था तो किसी ने कंप्लेन की कि वो आवाज़ सही नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा तेज़ी से रिवाइज़ करूँ क्योंकि स्टार्ट का इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको एक चीज़ पता लग गई तो आप स्पीडी काम करेंगे। रिएक्ट का कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बताया था, वो क्या कहते हैं उसको, रिएक्ट कंपोनेंट्स। रिएक्ट जिससे बनती है उसका नाम है रिएक्ट कंपोनेंट। अबे यार, ठीक है। तो रिएक्ट कंपोनेंट, मैंने कहा था कि रिएक्ट कंपोनेंट क्या है, सिंपल एक फंक्शन है। यस सर। कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है जो कि हम रिएक्ट को देते हैं आपकी HTML बनाने के लिए, सही है। उसकी कुछ चीज़ें स्पेशल हैं, रिएक्ट कंपोनेंट के फंक्शन की चीज़ें कुछ स्पेशल मैंने बताई थी। इसका कैपिटल होता है पहला लेटर, यस सर, और ये हमेशा रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, ये दो चीज़ें भी। इसके अंदर जो टैग्स होते हैं ये इसको हम क्या कहते हैं, JSX। इसको क्या कहते हैं, JSX। ये HTML नहीं है, ये JSX है। क्यों JSX है, क्योंकि उसके रूल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, वो आपको स्लो स्लो पता लगेगा। अब इसका एक इशू होता है, बलोचों की शादी है। अब देखो ये जो हमने यहाँ पर बनाया अपना हेडिंग का, क्या बनाया मैंने, ये रहा। अब मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाए हैं, सही है। पहला कंपोनेंट का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है। अब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल हो सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये हेडिंग किसके अंदर कॉल हो रहा है, ग्रीटिंग के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कॉल नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम करते थे ऐसे,
लेकिन रिएक्ट में हम कंपोनेंट कॉल करेंगे एक HTML टैग की तरह। अब इसकी खास बात यह है कि इसका कोई वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है, जस्ट एक ही टैग है, सेल्फ क्लोजिंग है। लेकिन ये चीज़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ अगर नहीं लगाएंगे तो वो एरर पास करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। एरर्स रिएक्ट में ऐसे से उठते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अब वो एक अलग साइंस है कि वो एरर्स को समझें कैसे, वो हम स्लो जब करेंगे तो देखेंगे। अब जिस तरीके से एक फंक्शन 1000 दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरीके से किसी ने लूप लगा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एक पूरी टेबल बना दी थी, उसमें आप क्या कर रहे थे, एक ही फंक्शन को आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है बेसिकली, तो आप एक फंक्शन को 10 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से आप एक कंपोनेंट को भी जितनी मर्जी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और मतलब है कि अभी तो मैंने हेडिंग 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 लिखा है, इसको आप फॉर लूप के अंदर भी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लूप के अंदर लगाया, आपने 100 लगा दिया, ये 100 दफ़ा हेडिंग प्रिंट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ये आपका बेसिक रिएक्ट था और अभी तक इतना ही हुआ है। और एक और, हाँ, लास्ट चीज़, जितने भी इधर आप टैग्स लिखेंगे, HTML में होता था आप जितने टैग्स लिख लें कोई मसला नहीं था, लेकिन इधर आप JSX में एक पेरेंट टैग लाजमी होता है। अब वो आप div बना लें, आप सेक्शन बना लें, आर्टिकल बना लें, div बना लें, आपकी मर्जी है, लेकिन वो पेरेंट div एक ही होगा। अगर आप रिटर्न 2 टैग करेंगे या 2 से ज़्यादा, वो एरर पास करेगा। सही है? ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम ज़रा थोड़े कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट बनाते तो पहले हम थोड़ा काम करते हैं, हम दराज पे चलते हैं। क्या थोड़ा एक हमारे पास टेस्ट केस हो, ठीक है। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये कार्ड्स हैं, डिफरेंट कार्ड्स हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसकी इमेज को कॉपी करूं अपने फोल्डर में, ये कहाँ गई है, चलो एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, इमेज की लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक। और इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि चलेगा कि नहीं। इसको यहाँ पे कर लो, इमेज आ गई, मतलब इमेज चली, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं फंक्शन में, इसका नाम दे देते हैं इमेज, ठीक है। इस इमेज का जो मेरा फंक्शन है, एक और मैंने बात बताई थी कि अगर आप एक ही एलिमेंट लिख रहे हैं तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका कोड बड़ा होगा तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत है। अब इमेज करेंगे और यहाँ पर मैं उसको वो लिंक पास कर दूंगा, ऑल्ट में मैं प्रोडक्ट ले देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ये मेरा कंपोनेंट बन गया। कहानी इतनी है, कंपोनेंट बन गया, इसका नाम इमेज है, इसके अंदर एक इमेज है, वो पास हो रही है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, मैं यहाँ ट्राई करके देखता हूँ। वैसे ही अजीब सा लग रहा है, इसको सेक्शन कह देते हैं, ठीक है। सेक्शंस याद है आपको, पोर्टफोलियो की वेबसाइट में हमने बनवाए थे। तो इसमें हम एक काम करते हैं, ये एरर क्या दे रहा है? प्रॉप्स नहीं प्रॉप्स दे रहा है। तो इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, इमेज, ठीक है, ट्राई करते हैं इसका वेरी रिएक्टर सेक्शन पार्स अनटर्मिनेटेड चीज़। मैं कौन सा क्लोज नहीं किया भाई, क्या कह रहा है? सर वो नीचे आपने हेडिंग कॉल किया था ना सर, इमेज नहीं कैसे नीचे ऊपर जो इमेज वाला वो तो नहीं है। नहीं नीचे यहाँ पे आपने ग्रीटिंग सेक्शन, इसको पागल हो गया है, इसको बंद करो। देखो इसको अभी ये पता नहीं क्या कह रहा है, इसको छोड़ो, इसको यही रहने दो। तो इमेज आ गई, ठीक है। अभी मसला है कि मैं इसमें CSS लगाऊंगा, फिर तुम लोग के होश खफा हो जाएंगे। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही
ऐसे ही रहने देते हैं, अभी करते हैं। ठीक है, तो एक तो इमेज है, उसके नीचे और क्या है, उसके नीचे उसका नाम है, 2 चीज़ें हैं। वैसे प्राइस होनी चाहिए तो मज़ा आता है कि क्या है ये रहा ना, ये रहा। अभी तक HTML CSS सीखी थी वो, मतलब वेबसाइट्स में नहीं इस्तेमाल होती है, कॉन्सेप्ट है उसका, उसके बगैर तुम कर ही नहीं पाते। अच्छा, फंक्शन में एक और हम एक बना देते हैं डिटेल्स का, पैरम्स हटाओ और इसको हम रिटर्न करा देते हैं h2, और h2 टैग में हम कहते हैं इसका जो भी नाम है शैम्पू। ठीक है, और इसको डिटेल्स का जो हमारा टैग है उसको हम लगा देते हैं इधर। वैसे इसको कहना चाहिए कंपोनेंट, टैग गलत कह रहा हूँ मैं। तो इसका डिटेल्स अब इसको चुन है कि भाई ये लगाओ। कभी कभी ना इसकी एफिशिएंसी गुस्सा भी दिला देती है। तो हम बन गया, ये रीलोड हो गया और नीचे शैम्पू आ गया। ठीक है, अब एक और काम करते हैं कि इसको हम एक आर्टिकल बनाते हैं और इस आर्टिकल में ये दोनों टैग्स पेस्ट कर देते हैं। टैग्स नहीं यार, कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्लास पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी हम वो दोबारा कर रहे हैं। कि हमने HTML का टैग बनाया, उसके अंदर क्या आया, आर्टिकल। अब वो टैग क्यों नहीं आया वो जो मैंने खाली वाला बनाया था, क्योंकि वो रिएक्ट फ्रैगमेंट है। ये बात याद है आप लोगों को? ये जो खाली वाला मैंने टैग बनाया ना, इसको हम रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं। बेसिकली अगर आप चाहते हो यार मैं डिव ना लगाऊं, मुझे नहीं चाहिए डिव, तो उसके केसेस में आप ये लगा सकते हो, क्योंकि एक पेरेंट देना लाजमी है। अगर ये मैं हटाऊंगा तो एरर देगा। ठीक है, तो मैंने कितने कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाए, 2, और ये किसके अंदर लगे हुए हैं, ग्रीटिंग कंपोनेंट के खुद के अंदर। और ग्रीटिंग कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, यानी हमारा एंट्री पॉइंट, इसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट कौन सा कंपोनेंट है, ग्रीटिंग, मेजर कंपोनेंट ये। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें CSS नहीं है। ठीक है जी, अब CSS का क्या हो सकता है, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम काम करते थे हम इधर एक बना देंगे index.css। हमने index.css की फाइल बनाई। अब इस index.css को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे index.css। अब याद रहे कि index.css इधर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये JS की फाइल नहीं है। अगर मैं सिर्फ इंडेक्स लिखूंगा तो उसको क्या लेगा, मैं किसको बुला रहा हूँ, JS की फाइल को। तो हमारा जो पुराना एक तरीका है कि index.css, सबसे पहले बॉडी का बैकग्राउंड बदल के देखो कि भाई ये लगा के नहीं लगा। ठीक है, तुम क्यों आ गए, तो वो पीछे से अगर आप देखें तो कलर चेंज हो गया, तो मतलब CSS लग गई। तो अब CSS तो आप वैसे ही लिखोगे जैसे आप लिखते थे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट करने का तरीका अलग था। वैसे आप HTML के अंदर लगाते थे, अब आप कहाँ लगा रहे हो, इंपोर्ट करके अपने कंपोनेंट फाइल के अंदर। क्या देखो, HTML जो है वो पूरी जनरेट हो रही है आपकी रिएक्ट की तरफ से। अगर आप वहाँ करोगे तो वो एक हार्ड कोडिंग होगी, फिर वो रिएक्ट उसको हैंडल नहीं कर रहा। ये कंपोनेंट कौन बना रहा है, रिएक्ट। तो आपकी HTML में ये कंपोनेंट तो है ही नहीं। अगर आप वहाँ लिखोगे कि div ये, तो वो कंपोनेंट वहाँ है ही नहीं, तो उसमें div में कैसे लगेगा। तो उसमें एरर्स राइज हो सकते हैं। कुछ केसेस में वो लग जाएगा क्योंकि वो एक प्लेन एक HTML का तो फंक्शन है, सही है। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें वो फंक्शनैलिटी वगैरह इंजेक्ट हो रही होगी, डेटा आगे पीछे हो रहा होगा, उसमें वो एरर डाल देता है। तो जो एक तरीका है वो यहाँ पर है। अब एक काम कर देते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा हम आर्टिकल जो कि हमने एक टैग बनाया था, ठीक है, इसकी मैक्सिमम विड्थ हम दे देते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 200 पिक्सल्स। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम
हाइट हम लोग दे देते हैं 400 पिक्सल्स। तो हम देखते हैं कि क्या क्या बड़ा किया हमने। चलो कुछ ना कुछ नहीं हुआ आर्टिकल, वैसे चलो उसको एक और काम करते हैं। अब CSS जो है दो तरह से लगती है, एक इनलाइन भी होती है और एक आपकी एक्सटर्नल भी होती है। अब ये कैसे लगेगा? अब क्योंकि आप रिएक्ट में आ गए हैं तो इधर भी थोड़े मसले मसाइल आपके बढ़ने लगेंगे। ठीक है जी। तो मसला क्या होगा? अब पहले होता था स्टाइल के अंदर आप क्या देते थे? एक स्ट्रिंग, सही है। लेकिन अब देखें आप हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो तो HTML की फाइल होती थी, ये कौन सी फाइल है? JS की फाइल है। और ये क्या है? ये HTML नहीं, ये कौन सी चीज है? JSX। ये JSX है। तो जब मुझे JSX से निकल के जावास्क्रिप्ट में जाना होगा तो मैं क्या चीज इस्तेमाल करूंगा? कर्ली ब्रेसेस। वैसे इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये हमारा मेजर कंपोनेंट है, इसके अंदर आया, मैंने ये ब्रैकेट्स बनाए और मैंने console.log लिखा फ्रॉम JSX। ठीक है। अब मैं अपने इधर आया, ये क्या कह रहा है? must only assign a non-empty expression। अबे यार ये 2 + 2 तो चल जा, क्या कर रहा है? अबे नॉन एम्प्टी कहाँ दिया मैंने? एक मिनट। हाँ आर्टिकल देखो यहाँ पे चलना चाहिए। इसका ये रूल होता है कि यहाँ पे आप जो भी जावास्क्रिप्ट लगाते हो उसका जो आउटपुट कोई ना कोई आना चाहिए। अब 2 + 2 अगर आप कंसोल में लिखो तो 2 + 2 के बाद के नीचे क्या आ जाता है? 4। तो इसका एक ना एक आउटपुट है। अब यहाँ पे एक मिनट, ये इसकी वजह से तो मसला नहीं हो रहा है। यहाँ 2 पेरेंट भी नहीं रुको उधर मैंने चेंजिंग की थी। हाँ चल गया। तो ऊपर मैंने सॉरी खाली छोड़ दिया था। तो ये क्या कह रहा है? 4। तो ये 4 क्यों कैसे प्रिंट हुआ? हालांकि ये तो जावास्क्रिप्ट है, सही है। अगर आप HTML में 2 + 2 लिखेंगे तो 2 + 2 भी प्रिंट हो जाता है, वो 4 नहीं आएगा। अब HTML में करके देखिएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक दिख तो HTML रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट की चीज़ लिखी है, वो आउटपुट भी सही आया। मतलब लगी क्या? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट कब लगी? जब मैंने इस JSX के अंदर कौन से ब्रैकेट्स लगाए? कर्ली ब्रैकेट्स। तो आप JSX के अंदर जब भी कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो आप बेसिकली किस में वापस जा रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। आप JSX के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि हैं आप JS की फाइल में, इलाका JS का ही है, लेकिन ये इलाका जो है ना नो-गो एरिया है। ये JS इधर असर नहीं करती, तब तक नहीं करेगी जब तक ये आर्मी का इलाका नहीं आता। तो ब्रैकेट्स जो है जी यहाँ पे आर्मी का इलाका है फिर चलेगा। लेकिन अब इसमें एक और रूल आ जाता है कि इसमें वो चीज़ नहीं चलेगी जो कोई आउटपुट नहीं देता। अब इसका क्या मतलब है? इसको ज़रा हम इधर डिफाइन करते हैं। कंसोल, अब जैसे 2 + 2 तो मेरे पास जवाब क्या आया? 4। लेकिन अगर मैं करूं, ये एक फंक्शन बनाया मैंने, A = B, ठीक है। तो आउटपुट में मुझे कोई डेटा टाइप नहीं आई, सही। ये एक एक्सप्रेशन है। जिस चीज़ का कोई आउटपुट अनडिफाइंड आ जाए या कुछ कोई भी ना आए तो वो चीज़ आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करोगे। ये बात समझ आ रही है? यस सर। एक और फंक्शन है, वैसे बहुत पॉपुलर है, पता नहीं मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा अभी तक, तो लीड करो। वो है फॉर ईच। फॉर ईच पढ़ा है? फॉर ईच एक एरे का फंक्शन है कि एरे के अंदर ये आपके 1 2 3, ठीक है। अब A.for each, ठीक है। अब फॉर ईच जो है एक फंक्शन रिसीव करता है, ये इसका एक बेसिकली सिंटैक्स है। तो जो इसका आउटपुट होता है वो इसका आउटपुट नॉर्मली क्या आता है? अनडिफाइंड। तो ये अब वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। बताने का मकसद ये है कि जिस चीज़ की आउटपुट नहीं होगा
वो आप JSX की जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। ये बेसिकली अभी तक आप समझ लेंगे JSX के रूल्स पढ़ रहे हैं अभी तक कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब एरर थ्रो होगा, अगर आपको रूल्स पता नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसने एरर दिया क्यों। सही है, जब आपको पता होगा कि इसके कौन से कानून है, जब वो टूटेगा तो आपको समझ आ जाएगी अच्छा मैंने ये गलती की। ठीक है, अब एक और आते हैं इधर, हम दोबारा आते हैं स्टाइल में। स्टाइल तो आपको याद है, सही है, लेकिन इधर ये पंचायत होगी कि इधर कलर आएगा ब्लू। अब मुझे खुद भी नहीं याद है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत। एक मिनट, तो मेरा शैम्पू क्या हो गया? ब्लू। अभी मेरे दिमाग का भी ना खिचड़ी बन गई है। अब यहाँ पे ये मैंने क्या किया है, 2 कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए मैंने? सर एक तो समझता जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर। पहला कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है कि मैं कहाँ आ गया हूँ? जावास्क्रिप्ट में। फिर मैंने दूसरा कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाया? CSS के लिए। प्रॉब्लम ये है कि CSS जावास्क्रिप्ट का पार्ट तो नहीं है, और मजे की बात है कि आप CSS में ब्लू यूं लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ ना लिखें, आप इसको क्या लिखें? स्ट्रिंग। क्यों? एहतियातन, क्योंकि ये क्या है? जावास्क्रिप्ट। वरना जावास्क्रिप्ट आपको कौन सा एरर थ्रो करेगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, उसको लगेगा कि आप किसी वेरिएबल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आप क्या बना रहे हो? ये ऑब्जेक्ट, सही है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप जावास्क्रिप्ट की याद है, बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, सही है। तो यहाँ पर आप देखें कि आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, किसकी? स्टाइल की। तो ये आपकी इनलाइन CSS रिएक्ट में ऐसे लगती है। इसको जरा कॉपी में बना लें, इसको घर जाके खुद प्रैक्टिस करें, वरना ये आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, होश खफा हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसमें बस ये CSS में ये 2 चीज़ हैं, और फिर आगे चाहते हैं थोड़ा ये हो जाए। सर अगर मैं एक और प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो फिर से एक ब्रेसेस लगाऊंगा दूसरे, इसके अंदर नहीं, इसी के अंदर कॉमा डाल के। ऑब्जेक्ट याद है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता था, ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज आ सकती नहीं। फोन तक इन करना था, यहाँ कॉमा डाल के फोन लिख दिया। हाँ, तो इसका था फॉन्ट फैमिली, नहीं फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज कौन सा लिखे हैं? 5 REM। ठीक है, तो ये आपका शैम्पू बड़ा हो गया, 5 REM हो गया। ठीक है, अब ये भी मैं समझाता हूँ थोड़ा क्या है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मुझे भी याद आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, कॉमा डाल के मैंने कौन सी लिखी है? फॉन्ट साइज। लेकिन क्या फॉन्ट साइज CSS में ऐसे ही लिखते थे? नहीं, सर बीच में वो भी आता है, हम ऐसे लिखते थे। यस सर। और यहाँ पे मैं लिखता था 5 REM। अब बात सेम हो गई। यहाँ पे फॉन्ट साइज ऐसा दिख रहा है, उधर वैसा दिख रहा है। अब इसकी वजह क्या है? जावास्क्रिप्ट। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप जो चीज़ लिख रहे हैं ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम्स जो हैं ये भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। इसका सिंपल सा रूल है, कैमल केस होगा। पूरी रिएक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं आपकी वो किस में होंगी? कैमल केस। और दूसरा जो बीच में स्पेसेस होते हैं, वो डैशेस होते हैं, वो खत्म हो जाएंगी बस। कैमल केस आप सबको पता है कैमल केस कैसे लिखा जाता है। अब जैसे बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर का C बड़ा हो जाएगा और वो डैश खत्म हो जाएगा। कैमल केस बन गया और आपकी JSX की वो प्रॉपर्टी बन गई। अब ये इनलाइन और न्यू फाइल, आपको इसका मतलब पता है कि जो इनलाइन CSS होती है ज़्यादा पावरफुल होती है, ये लाजमी लगेगी, पिछले को ओवरराइड कर देगी। ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर यूज़ ये होती है, अलग से फाइल लिंक हो जाती है। और अलग से फाइल कैसे लिंक होती है, हम सिंपल index.css बना देंगे और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे। अब जहाँ पे आप इंपोर्ट कराएंगे ये सिर्फ उसी कंपोनेंट्स पे एप्लीकेबल होगी। ये बात समझ आ रही है? अब इसके नीचे जो कंपोनेंट्स हैं किस पे, उन्हीं पे लगेगी बाकियों पे नहीं लगेगी। एक चीज़ ये हो गई। अब आते हैं इस पे, हम देते हैं आर्टिकल में क्लास नेम। अब क्लास नेम का भी वही पंगा हुआ। क्लास जो थी सिंपल हम क्लास कहते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्लास को हम सिंपल क्लास नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, क्लास नेम। अब इसकी वजह क्या है कि क्लास जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है। क्लास फंक्शन की तरह एक चीज़ है, उसको आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट है और उसकी अभी तक कोई ज़रूरत आई भी नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो वो आगे हम पढ़ा देंगे। लेकिन क्लास एक कीवर्ड है, बेसिकली वो ग्रुप है, बहुत सारे फंक्शंस का, वेरिएबल्स का एक ग्रुप होता है। जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट का, वैसे ही वो एक समझ लेंगे ऑब्जेक्ट का अब्बा है, उसमें हर किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा है, क्लास नेम। अब क्लास नेम हम आर्टिकल को कोई भी दे सकते हैं, मैं किसको कह सकता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे काम सेम रहेगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका हम लोग, ये तो आर्टिकल है, तो इसको हम क्या दें अभी, बैकग्राउंड कलर इसका हम दे देते हैं ब्लू वॉयलेट। तो हम ज़रा पहले इसको भी मिटा देते हैं ताकि ग्लिचेस ना आए, शैम्पू शैम्पू ही रहे, ठीक है। रिएक्ट बदला, ये H2, अच्छा मैंने जूम इन किया हुआ है, सॉरी। तो विड्थ हमने क्या लगाई है, 200 पिक्सल्स, और हाइट क्या लगाई है, 400 पिक्सल्स। तो वो आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको विड्थ लगी है नहीं लगी है, हम इसको चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसको चेक करें तो इसमें हमारी डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ हमारा फ़ॉन्ट साइज 5 आ रही है। तो ये इसको क्यों नहीं अप्लाई कर रहा बॉडी, तो बॉडी गई, आर्टिकल को चाहिए। तस्वीर के पीछे छुपाओ। नहीं नहीं, इसकी पूरा जो डिव है ना, ये डिव है बेसिकली, मैंने इसको आर्टिकल बोला हुआ है। इसकी जो साइज़ है वो छोटी होनी चाहिए। ये index.css डॉट अल्ट्रा वायलेट जो भी है, इमेज के पीछे, हाँ इमेज के पीछे लग रहा है वो। सर इमेज अपने डिफ़ॉल्ट साइज में आ रही है। इमेज अपने डिफ़ॉल्ट साइज़ में आ रही है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इमेज को विड्थ दे सकते हैं 100%, इसको हाइट दे सकते हैं 100%। इसको हम पीछे जाएंगे तो इमेज छोटी हो जाएगी, सेट है। तो ये तो खैर CSS है, ये आप लोगों का मुद्दा है, इसको लगाते रहो, जो भी करना है करते रहो, इसको मिटाओ। और ये H2 से ज़्यादा इसको मुझे अभी समझ आ रहा है, ये H4 होना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये H4 भी इतना बड़ा है, 100% है भाई। H6 फॉन्ट वेट बड़ा है ना, साइज बड़ा किया और 5 आ रही है। फॉन्ट साइज बड़ा है। अबे यार सॉरी। तो ये H6 बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे। H3 ठीक है जी। तो अब कुछ ना कुछ है, सेंटर में क्या प्रोडक्ट बन गया है। अब इस डिव को हम एक काम करते हैं कि पहले हम इस बॉडी को वापस लाते हैं,
कि बॉडी का हम कलर सेट कर देते हैं वही, बैकग्राउंड कलर थोड़ा हम कर देते हैं अज़्योर, नाम अच्छा लगा। अभी आपको नज़र आ रहा है ये वैसे? ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ओल्ड लेस, पता नहीं क्या है, कुछ भी है, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया है। ठीक है। अब मसला ये है कि वो ओल्ड लेस छोटा सा आ रहा है क्योंकि इमेज में वाइट बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। अगर आप इसको वही वाला जो PNG या SVG लगाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। खैर, अब हम ये किया हमने। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, मसला ये है कि इसको हम रेप्लिकेट कैसे करें। सही, या तो हम इस पूरे को उठा के 2 दफ़ा बना दें तो वो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ जाएंगी। ठीक है। या हम 3 दफ़ा बना लें, 4 दफ़ा बना लें। एक और काम कर सकते हैं कि हम एक नया कंपोनेंट बना लें, एक सरे से नया कंपोनेंट बना लें जिसको हम क्या कहें, फंक्शन प्रोडक्ट और इसको पैरेंट से भी हटा दो। ठीक है। इसको हम रिटर्न लगेगा और ये जो सारा कोड है, बल्कि नहीं, ये सारा जो कोड है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अभी जो प्रोडक्ट वाला जो कोड है इसको हटा देते हैं हम। ठीक है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट आ गया, अब साफ सुथरा हो गया। तो अब इसको हम रेप्लिकेट करेंगे तो ये काम रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। अभी तक कहानी चल रही है सही है। अब इसको हम थोड़ा सा अब काम आगे बढ़ाते हैं। अब प्रॉब्लम देखें क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही। सही है। वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, चीज़ें चेंज नहीं हो रही, सब कुछ स्टैटिक लगा पड़ा है। अगर प्रोडक्ट देखो, सेम प्रोडक्ट, अब पूरी वेबसाइट में एक प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता भाई। मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा है स्लो। चलो, आज की क्लास में पूरा तभी मैंने रिवाइज़ किया दोबारा शुरू से। लेकिन जब तक घर पे बैठ के ये नहीं करोगे, जिन्होंने ये यहाँ तक बना लिया था उनको बात चलो समझ आ रही होगी, जिन्होंने यहाँ तक नहीं बनाया था मुझे पता है उनके ना फिर। तो ये थोड़ा सा बस शुरू का थोड़ा सा इशू है, शुरू का बस थोड़ा कर लें, ये काम आपका सिंपल सेट हो जाएगा। अब इसे प्रोडक्ट है जो भी है। अब यहाँ पे आते हैं, बल्कि इधर अब एक चीज़ आपको पता है कि इधर अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट माय हेडिंग, इसको मैं कह दूँ शैम्पू, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में मैंने कांस्टेंट बना दिया, कांस्टेंट वेरिएबल ये var लिखूँ कांस्ट लिखूँ, बात एक ही वैसे। और इसको मैं इधर यूज़ भी कर सकता हूँ। तो क्या मैं इधर यूज़ करूँगा इसको? तो पीछे चलते हैं। तो इसने क्या लिख दिया? तो वो इसको क्या समझ रहा है? टेक्स्ट। उसको बताना है कि भाईजान ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है? वेरिएबल है। तो जब हम पीछे जाएंगे, अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इसको ऐसे एक काम करते हैं, ये व्यू बार बार हम इसको चेंज होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आ जाओ। ठीक है। तो अब ये शैम्पू न्यू, तो वहाँ पे सब में चेंजेस आ गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब वैल्यू हम इंजेक्ट कर रहे हैं किसके थ्रू? वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है। इतना समझ आ रहा है कि हम वेरिएबल में वैल्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, हम डिटेल्स में कैसे वैल्यू डाल सकते हैं। अब एक मसला है, इससे ये फिर भी ये चीज़ पता नहीं लगती कि मुझे इन तीनों में चेंज कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ तो मैं एक जगह पे चेंज कर रहा हूँ तो तीनों में चेंज हो जा रहा है। वजह ये क्या है कि ये जो डिटेल्स है, सॉरी ये हेडिंग है,
ये हेडिंग जो है ये सब में यूज हो रहा है क्योंकि कंपोनेंट का पार्ट है, तो ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ। ये बात समझ आ रही है? ये सोल्यूशन नहीं हुआ। कैसा हो कि इन तीनों प्रोडक्ट को हम डेटा दें और वो तीनों अलग अलग हो, ऐसा होना चाहिए। यस सर। तो हम एक काम करते हैं कि आपकी थोड़ा मुश्किल कम करते हैं। हम ये करते हैं कि वो प्रोडक्ट वाला कहाँ गया, ये प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग ये जो H3 है इसको हटा के H3 यहाँ लिख देते हैं। कंपोनेंट्स थोड़े कम करते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ आए कि हो क्या रहा है। इसको हम मिटाते हैं और हम इस इमेज की जगह पे ये लिख देते हैं, ठीक है, ताकि बात समझ आए कि हो क्या रहा है। अभी इन दो कंपोनेंट्स को हम डिलीट कर देते हैं। ये ज़्यादा कंपोनेंट बनाने का मकसद ये था कि आपको ये समझाना कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट और एक ही कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट, फिर वो एक पूरा उसका पेरेंट कंपोनेंट क्या हो गया, एक पूरा कंपोनेंट वो मेजर कंपोनेंट के अंदर ऐड होगा। अगर आप उसको डुप्लीकेट करोगे तो सारे के सारे कंपोनेंट्स डुप्लीकेट हो गए। ये मकसद था समझाना, जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं। आपके चेहरे से मुझे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे। पहला कांस्टेंट तो माय हेडिंग आएगा, जो कि मैंने लिख दिया है कि फजूल प्रोडक्ट, ठीक है। अब दूसरा कांस्टेंट क्या बनेगा, इमेज URL, और इमेज URL के अंदर मैं ये चीज़ लाके सर पर PML नहीं लेगी। क्या करूँ, ठीक है, इमेज URL आ गई। अब मैं ये कर सकता हूँ कि इस जगह पे मैं ये कर दूँ और मैं इमेज URL यहाँ पे इंपोर्ट करा लूँ। अभी भी ये चीज़ का ख्याल रखें कि अभी मैं इस फंक्शन के अंदर हूँ, सही है। तो ये लोकल स्कोप है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं इसके बाहर नहीं लिख रहा हूँ, इसके अंदर ही हूँ। तो अब ज़रा आते हैं, अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चलो इतना आ गए हैं कि हमने JSX के अंदर से डेटा निकाल के फंक्शन तक डेटा पहुंचा दिए। यस सर। अब हम किसी तरीके से अगर ये डेटा इस फंक्शन तक पहुंचा दें तो हमारा जो पूरा सिस्टम है पूरा का पूरा डायनेमिक बन जाएगा। सर वो तो बन जाएगा, लेकिन तो सेम डेटा है ना, क्योंकि डेटा पहले से मतलब पड़ा हो बहुत सारा। हाँ, फिर वो कैटेगराइज हो गया कि जिस तरह दराज में जाते हैं प्रोडक्ट हाँ। ढूंढते हैं, कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो उस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो खुद आ रहे होते हैं। बिल्कुल आ रहे होते हैं, बिल्कुल आ रहे होते हैं। तो वही यहाँ तो देखना है कि वो same कैसे आ रहे product होते हैं, वो वही देखना है कि कैसे वो आते हैं, कैसे चेंज होता है। सबर सबर सबर, खान साहब सबर, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो अब एक चीज़ हम देखते हैं इधर, पैरामीटर्स तो हमें याद है फंक्शन के आते थे, Yes, sir. सही है। तो कंपोनेंट्स में जो आपके पैरामीटर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। तो फंक्शन का जो ये पैरामीटर होता था हम इसको ये पैरामीटर कहते थे, यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज़ वो बोल रहे हैं, तो वो सिंपल प्रॉप्स। यहाँ पे वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ये बात पता है, और आप वो नीचे वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, बस मकसद ये है। लेकिन प्रॉप्स एक स्टैंडर्ड वे है रिएक्ट का बताने का कि ये कंपोनेंट को मिलने वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पहले तो काम करते हैं कि इसको हम ज़रा कंसोल करवाते हैं और देखते हैं कि ये इसमें आ क्या रहा है, ठीक है। तो console.log props, ज़रा हम पीछे जाते हैं, कंसोल में आते हैं और ज़रा हम चेक करते हैं कि ये है क्या। अच्छा, ये 3 ऑब्जेक्ट क्यों बने, वो 3 दफा किया कहाँ पे, रिटर्न के नीचे प्रोडक्ट 3 दफा है नीचे ग्रेटिंग में। बिल्कुल सही। ये 3 दफ़ा console log क्यों चला, क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 3 दफ़ा। तो ये मतलब पहला वाला कंपोनेंट है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, जो यहाँ पे हमने 3 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। अगर मैं इसके कंपोनेंट में जाऊँ तो मेरे पास एक प्रोटोटाइप की टाइप है जो कि जावास्क्रिप्ट हर आपके ऑब्जेक्ट के साथ भेजता है। ये जावास्क्रिप्ट का मसला है, ये इसमें कोई रिएक्ट का कोई काम नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझ आ रही है कि वैसे तो हम फंक्शन में अगर कोई चीज़ हम रिसीव करते थे तो सिर्फ तब रिसीव करते थे जब कोई चीज़ हम उसको देते थे, ये बात याद है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने उस फंक्शन को कोई चीज़ दी ही नहीं लेकिन वो मुझे प्रिंट करके बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट किसने भेजा? ये रिएक्ट ने भेजा है, ठीक है। ये रिएक्ट आपके कंपोनेंट को एक खाली ऑब्जेक्ट जरूर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ डेटा का फ्लो बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं? अब मैं इसमें फंक्शन में कैसे भेजूंगा? मुझे डेटा भेजना है, अब मैं डेटा कैसे भेजूंगा? आपको याद है कि हम डेटा वैसे जावास्क्रिप्ट में कब भेजते थे? जब हम फंक्शन कॉल करते थे, जहां पे फंक्शन हम कॉल करते थे वहीं पे डेटा भेजते थे। तो ये वाला फंक्शन कहां पे कॉल हो रहा है? यहां पर। तो वैसे तो हम पैरेंथेसिस के अंदर वो डेटा देते थे, लेकिन यहां पर इस जगह पे देंगे। अब जैसे मैं इसको बोलता हूं कि डेटा इज इक्वल्स टू न्यू हेडिंग। अभी हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि हमने ये प्रॉप्स जो है इसको कंसोल किया हुआ है। देखते हैं कि क्या कंसोल में कोई चेंज आया, ठीक है। तो अब अगर देखें तो पहले वाले कंपोनेंट को एक डेटा किस्म की एक प्रॉपर्टी मिल रही है जिसके अंदर न्यू हेडिंग का डेटा सेव हुआ है, जैसे हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से मैं डेटा कंपोनेंट्स को भेज सकता हूं। सेट है। अभी काम करते हैं, यहां पर हम लोग वार हेडिंग्स एरे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। मेरे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर 3 प्रोडक्ट्स के मैंने नाम सेव करवाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं कहता क्या हूँ कि ये वाला जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर मैं हेडिंग्स एरे, इसका पहला जो कंपोनेंट है मैं वो भेज रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं सेव करता हूँ, इसमें 1, इसमें 2। ये इंडेक्स नंबर्स हैं, तो आपको समझ आ रही है? एरे के इंडेक्स नंबर सबको याद है? तो 0 1 2 3, 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं तो हमें पता है कि हमेशा इंडेक्स किससे शुरू होता है? 0 से। अब मजे की बात है कि तीनों आपके जो कंपोनेंट है उनमें डेटा डिफरेंट आ रहा है। बात समझ आ रही है? अब देखिए ये काम होता कैसे है। आपने सवाल किया कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। होता क्या है कि ये जो एरे है इसी तरह की एरे डेटा की भरी हुई डेटाबेस से आपका नोड.जेएस मंगवाता है, ठीक है। ये पूरी एरे डेटाबेस से आई, नोड.जेएस यही एरे उठा के किसकी तरफ फेंकता है? रिएक्ट की तरफ। रिएक्ट इसको इंपोर्ट करता है इस एरे को, और आप इसको अपने फंक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप सोचने वाली बात है कि अभी तो मुझे पता है कि इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3। अगर मुझे इसमें नहीं पता होता कि इसके अंदर कितने प्रोडक्ट है तो मैं क्या करता? ऑब्जेक्ट मंगवाते, मैं फॉर लूप लगा देता, मैं लूप कर देता कि भाई इस एरे के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं उतनी दफा लूप चलाओ और वो प्रोडक्ट्स वो कंपोनेंट बनाते जाओ, तो हो जाता। फिर चाहे इसके अंदर 100 अगर वो आइटम्स होते हैं तो वो लूप 100 दफा चलता, मतलब 100 दफा कंपोनेंट बनता, और उस कंपोनेंट के अंदर अलग अलग डेटा पास होता। ये बात समझ आ रही है? बहुत ईजी चीज है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा यूज करते हैं एक्चुअली। अब हमें कौन सी चीजें चाहिए? एक तो हमें हेडिंग चाहिए प्रोडक्ट की, और हमें प्रोडक्ट इमेज चाहिए। तो पहला जो हमारा शैम्पू है, एक और एरे बनाऊं फिर उसके अंदर इमेजेस दूं, क्या ये सही तरीका है? तो हम क्या करें? किसके अंदर? ऑब्जेक्ट बना के दे दें, ये सही तरीका है।
क्या कौन सा सही तरीका है, ऑब्जेक्ट बनाने वाला, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ये तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले मैं देता हूँ उसको हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम उसको दे देते हैं क्या, शैम्पू, ठीक है। और दूसरी तरफ हम उसको क्या देंगे, URL नहीं, वो पाइथन है, चलो मुझे लग रहा था इसको स्ट्रिंग करना है, वो पाइथन का सिंटैक्स है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप काम कर लेते हैं, इसको हमने इधर पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट बन गया, पहला, ये मेरा पहला प्रोडक्ट बन गया। अब मैं दूसरे को खोला मैंने, इसके अंदर यही प्रॉपर्टीज़ मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। मैंने तीसरे पे गया, यही प्रॉपर्टीज़ कॉपी हो गई। लेकिन अब मैं आऊँगा दराज पे, नहीं कहूँगा सूफ़ी तुम्हारा अच्छा लग रहा है, तो कॉपी इमेज लिंक, तो इसमें ये इमेज आ जाएगी। लगे मुझे भी नींद आ रही है, ये सूफ़ी की इमेज आ गई। अब से सूफ़ी का नाम ही सिंपल सूफ़ी है, सिंपली सूफ़ी। ये भी कैसा बकवास नाम दिया है। उसके बाद है वर्दी, कैसे बकवास नाम दिया इन्होंने। वर्दी से कोई ड्रेस होनी चाहिए थी, कोई किचन का सामान कौन बनाता है। चलो ठीक है जी। उसके बाद जी हम इसका नाम वर्दी दे देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसके अम्मा अब्बा ने यही रखा था। तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या है, हेडिंग्स एरे, तो इसको हम दे देते हैं प्रोडक्ट्स डेटा, ज़्यादा सूटेबल। अब यहाँ पे होगा प्रोडक्ट्स डेटा। अब देखिए मसला क्या बनेगा, मैं पास क्या करवा रहा हूँ, पास क्या करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट डेटा। अब प्रोडक्ट डेटा क्या है, प्रोडक्ट जीरो पे, इसमें क्या है, इसमें पास क्या होगा, इस जगह रिप्लेस क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। ये बहुत डिफरेंस है इसमें, बहुत डिफरेंस है। ये क्यों डिफरेंस है अभी आपको समझ आएगा इसमें। इधर हम थोड़ी देर के लिए जो है इसको इमेज URL वापस ले देते हैं, ताकि आपको कंसोल करवा के देखेंगे हो क्या रहा है। पहले हमेशा यही तरीका किया करें कि आप पहले इसको कंसोल करा लेंगे, आपके पास डेटा जो है वो आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, ठीक है। इमेज URL में मैं इसको बोल देता हूँ ABC, और उसके बाद मैं माय हेडिंग में बोल देता हूँ 1 2 3, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट, बोल देता हूँ कांस्टेंट। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कहाँ लिख दिया है, JSX के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, चलना चाहिए इसको, नहीं चला तो किस्मत आपकी, लेकिन चल गया। अब प्रोडक्ट और 1 2 3 मैंने क्यों किया ये, क्योंकि मुझे देखना था कि मैंने जो वो प्रोडक्ट्स डेटा पास किया है उन्हें कहाँ पास किया, दोबारा देखते हैं। एक ज़रा दिमाग में रखिए, ये प्रोडक्ट क्या है, ये वो कंपोनेंट है जिसके अंदर इमेज और हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। उसको मैं क्या पास करा रहा हूँ, प्रोडक्ट्स डेटा 0। इसका मतलब है कि समझ लें ये एक लूप लगा हुआ है, क्योंकि लूप लगाऊंगा तो आप लोग इधर उधर चले जाओगे। मैं लूप अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये पहला एलिमेंट इसमें जा रहा है, दूसरा जा रहा है, इसमें तीसरा एलिमेंट जा रहा है। और ये एलिमेंट हैं क्या, ये देखें, ये एक एलिमेंट है, यानी कि 0 वाले में ये एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक चीज
थ्रो हो जाएगी। इसको ज़रा हम दोबारा गौर से देखते हैं। ज़रा हम आ जाएँ कंसोल पे, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट पास हुए हैं। अब मज़े की बात देखें, अब मुझे ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है प्रॉप्स। ये ऑब्जेक्ट किसमें सेव हुआ? इस प्रॉप्स के अंदर। ये यहीं पे प्रॉप्स हो रहा है ना, प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रॉप्स के अंदर क्या है? डेटा। अब मसला ये है कि अगर मैं props डॉट इमेज यूआरएल करूंगा तो वो नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है कि props डॉट इमेज यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे इमेज यूआरएल नजर आ रहा है? नहीं, डेटा पास हुआ है। और ये डेटा कहाँ से आया है? ये लफ्ज़ डेटा, ये लफ्ज़ डेटा मैंने ही दिया है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा डेटा के ही नाम से देगा। ये डेटा आया है यहाँ से। यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो वहाँ पे उस नाम से पास करता है। ठीक है, यहाँ पे आप डेटा लिख लें, यहाँ पे आप हेडिंग्स लिख लें, इमेज यूआरएल्स लिख लें, जो भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो उस नाम से आएगी। अब मुझे ये डेटा एक्सेस करना है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इस डेटा के अंदर बेसिकली ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की डेटा को कैसे हम एक्सेस करते हैं ये आपको जावास्क्रिप्ट में बार बार बताया गया था। याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अब ये प्रॉप्स मुझे मिल रहा है। पहले आया प्रॉप्स, प्रॉप्स के अंदर है डेटा, डेटा के अंदर है इमेज यूआरएल। बिल्कुल यही सीक्वेंस होगा किसका? माय हेडिंग का। इसको हम मिटा देंगे, तो हम पीछे चलते हैं। देखें जी, आपके पास 3 प्रोडक्ट अलग अलग बन के आ गए एक ही कंपोनेंट बनाने पर। ठीक है जी, तो एक ही कंपोनेंट है, हमने एक दफ़ा कोड लिखा है, लेकिन वो चल कितनी बार रहा है? 3 दफ़ा। सही है। एक और काम कर लेते हैं, अगर हमें दिखे तो। यार ये क्या चक्कर हो रहा था? एक मिनट, डिव, एक मिनट, ये डिव, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी। अब देखिए मैं क्या कर रहा था, मेरा भेजा फ्राई हो गया है। इसके अंदर कंपोनेंट एंड होता है स्लैश आखिरी में, HTML टैग क्लोज होता है स्लैश स्टार्ट में। तो अब मैं, क्योंकि पूरा दिन सुबह से शाम तक मैं कंपोनेंट लिख लिख के आया हूँ, तो मैं डिव भी को क्लोज कैसे कर रहा था? स्लैश बाद में लगा के। पहले ये एरर आ रहा था, इस वजह से वो नहीं चल रहा था। मैं भी कहूँ ये चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम कोई गलती तो कर नहीं रहे। अब ये डिव आ गया, डिव आ गया तो इसका मतलब है कि हम डिव पे CSS की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, डिव पे मैं डिस्प्ले लगा सकता हूँ, अल्लाह आपको भला करे, फ्लैक्स। तो जब हम पीछे जाएंगे तो ये एक रो में आ गया। ठीक है जी, अब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स में कौन कौन सी लग सकती हैं। हाँ, ये क्या गया? डेटा डॉट माई हेडिंग, ऊपर मैंने क्या लिखा है? इमेज, नहीं नहीं नहीं, हेडिंग, हेडिंग। ठीक है, अब आ गया। अब क्योंकि ये मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स लिखा है, ये CSS के मसले मसाइल है। ठीक है, तो ये मैं से करूँ तो ज़्यादा अच्छा पता है क्या है? इसको हम ये काम कर सकते हैं, इसको फ्लैग्स हटा दो, इसको डिव में हम इसको दे सकते हैं डिस्प्ले ग्रेड, और ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, इसको हम रिपीट दे सकते हैं, रिपीट 3 करो 1 FR। क्या हुआ? ठीक है, और इसमें थोड़ा सा गैप दे दो, गैप दे दो 5 REM का। ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चर्स कहाँ गए? ये पिक्चर के साथ कुछ ज़्यादा मसला नहीं हो रहा आज। इमेज है, इमेज है, ये लग रही है ना, ये है तो ऊपर नज़र ही नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है इसमें। साइज के ऐसे तो आया हुआ है।
हाँ हो सकता है। और मसला ये, इसको हटाऊंगा तो मसले मसाइल हो जाएंगे बड़े, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो भी इमेज कहाँ भाग गई भाई, सूफियों का कब्जा हो गया। इसको हटा दो। अबे भाई अब आ गई सर। यार ये क्या यार, ये नहीं करो यार, पहले इतना परेशान है और परेशान कर ये हुआ ये। थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। एक नहीं, ये काम करते हैं यार, मैक्सिमम इसके इस पागल को दगा देते हैं हम। ठीक है, अब उसने मेरे वो कहाँ कर दिए। जूम आउट कर लेना सर। ज़ूम ज़्यादा हुआ है सर, 130 पर चल रहा है सर। 100 करो। यार ये, अरे यार ये रहा, अभी भी सही है सर। टेक्स्ट कहाँ आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है। पहले तो सही था, ग्रेड से अरे ये CSS का कोड यार, कि वो एक काम करना, वो वेबसाइट का कॉपी कर देना जो हमने बनाया था। अभी रिएक्ट और दोनों एक साथ ना दिमाग ख़राब हो रहा है, तो इसको स्लो अभी देखते हैं। सही वजह CSS से नफरत। नहीं CSS का ऐसा कोई चक्कर नहीं है अभी, असल में हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं रिएक्ट की तरह। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि भाई रिएक्ट का काम सही हो, CSS को हम देख लेंगे। CSS तो CSS की फाइल में जाएगा ना, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होगा। तो इसके बाद रिएक्ट वो भी देख लेंगे, बूटस्ट्रैप आजकल मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें बहुत आसान होता है, उसमें मैं .css की फ़ाइल भी नहीं बनाता, उसमें यहाँ पे क्लास नेम लगता है और यहाँ पे लग जाता है कि ये डी, तो इसी क्लास नेम में याद रखेंगे। हाँ D5 अपनी मर्जी से जिस तरह कस्टमाइज करना चाहिए सब कुछ हो जाता है, सर। मुझसे पढ़ा लेना सर। सब कुछ हो जाता है, वो करते हैं यार। लेकिन मसला है वो कॉम्प्लिकेशन इतनी क्या बढ़ा है हम लोग। पहले ये रिएक्ट तो हो, रिएक्ट हो। सही है जी। तो आज आपने जो चीज़ देखी है वो प्रॉप्स है। मेजर चीज़ है जो वो है डेटा पास करना। ठीक है, वो क्या चीज़ है, डेटा पास करना। तो डेटा पास करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और थोड़े मसले मसाइल हैं इसमें, लेकिन वीडियो रिकॉर्डेड है। आप इसको घर पे जाके इसको टेस्ट कीजिएगा कि डेटा कैसे पास हो रहा है। बस इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप अपनी तरफ से अलग अलग कंपोनेंट बनाएं, उसको आप अलग अलग डेटा दें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला तो एक तो चीज़ सीखेंगे। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखेंगे कि हम अब ये वाला सारा डेटा ना मैंने एक जगह कचरा कर दिया है। ठीक है, करना मुझे ये चाहिए था कि ये जो प्रोडक्ट वाला जो कंपोनेंट है ना, मैं product.js के अंदर बनाऊँ, एक अलग फाइल के अंदर। और ये वाला जो मैंने डेटा इसको पास किया है ना, प्रोडक्ट्स डेटा, ये मैं products.js की अलग फाइल बनाऊँ, वहाँ से इंपोर्ट कराऊँ, ताकि हमें एक्चुअली फील हो कि हम लोग एक डेटाबेस से डेटा उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस क्या होता है, आपकी हार्ड ड्राइव में सेव हुई भी कोई भी चीज़, वो आपका डेटाबेस है। तो आप किसी फाइल से अगर डेटा उठाएं या किसी MySQL MongoDB टाइप की कोई एक्चुअल डेटाबेस से उठाएं, तो बात एक ही है। हम नॉर्मली ये भी करते हैं कि पाइथन में कोई स्क्रैपिंग वगैरह का या किसी का भी AI का काम कर रहे होते हैं, तो हम CSV को ऐसा डेटाबेस इस्तेमाल कर लेते हैं। .xl की फाइलें नहीं होती .csv, हम उसको ऐसा डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कौन दिमाग ख़राब करे, पूरा डेटाबेस बनाए उसके अंदर इंजेक्ट करे। तो हम सिंपल एक CSV की फ़ाइल बनाते हैं, जो भी हमें रोज़ आ रही है, डेटा आ रहा है, हम उसके अंदर सेव कराते हैं, बाद में उसको वहीं से रीड भी करा लेते हैं। और यही तो डेटाबेस का काम, डेटा सेव करना और रिट्रीव करना और अपडेट करना। ये तीनों चीज़ें CSV में भी हम कर देते हैं, हम .txt फाइल में भी कर देते हैं, जो कि विंडोज़ नहीं, राइट क्लिक करो और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देते हो, हम उसको भी इस्तेमाल कर देते हैं। और आखिरी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, वो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, वो है JSON फाइल। लेकिन उसमें तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। .txt और CSV में कोई रूल नहीं फॉलो करना पड़ता, जैसे जैसे तुम्हें डेटा चाहिए उठा के फेंक दो, फिर जैसे को उठा लो। तो इसी तरीके से हम .js में पूरा डेटा फेंकेंगे, उसको वहाँ से इसको इंपोर्ट कराएंगे, इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम CSS पे थोड़ा काम कर लेंगे, एक दफ़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बना लेते हैं, बाद में उसको फिर यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। और मुझे आप फंक्शंस का यूज़ मुझे याद दिला दीजिएगा, कंपोनेंट के अंदर फंक्शंस। अब जैसे कि एक बटन है, एक बटन जब प्रेस हो रहा था तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन चल रहा था, वो रिएक्ट में कैसे होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे याद दिलाइएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रिएक्ट के अंदर फंक्शंस। ये आपकी नेक्स्ट क्लास का हेड होगा। लेकिन आज जाके घर जाके ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो में अभी शाह से अपलोड करवा देता हूँ, ताकि आप इसको देखकर कम से कम, आपका आज का थीम ये है डेटा पास करवाना। ठीक है,
पहले आपने एक जैसे 4-5 प्रोडक्ट्स बनाए थे, आज एक ही कंपोनेंट से हमने 4-5 अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बना डालें। अब ये चीज़ कीजिएगा, एक आप कोशिश कर लीजिएगा कि इसको आप उस पर चला दें जो आपका वो है फोर लूप। फोर लूप में आप इसको ट्राई कीजिएगा। फोर लूप एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। फोर लूप में मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप थोड़ा पढ़िएगा कि प्रोडक्ट्स डेटा, ठीक है, प्रोडक्ट्स डेटा डॉट मैप। अब ये किसके अंदर जाएगा? सबसे पहले तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। अब प्रोडक्ट्स डेटा क्या थी हमारी? प्रोडक्ट्स डेटा क्या थी हमारी? एरे। एरे, हर एरे के ऊपर ये मेथड है। ये मेथड्स याद है? डॉट लेंथ एक एरे मेथड था, डॉट पुश एक एरे मेथड था, डॉट पॉप एक एरे मेथड था, डॉट स्लाइस, डॉट स्प्लाइस। उसी तरीके से मैंने आपको कहा था कि कुछ एडवांस्ड मेथड्स हैं जो हम रिएक्ट पढ़ने के दौरान पढ़ेंगे। उनमें से पहला कौन सा है? मैप। मैप क्या करता है? मैप कहता है कि तुम मुझे एक फंक्शन दो, ठीक है? एरो फंक्शन आप सब जानते हैं इसको। आप वो फंक्शन वाला फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फंक्शन लिख के पूरा बना लें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने एरो फंक्शन यूज किया, ज़्यादातर यही यूज होता है क्योंकि ये एक लाइन में ज़्यादातर काम होता है। डॉट मैप क्या करता है? कहता है कि तुम मुझे जो फंक्शन दोगे वो मैं इस एरे के हर इंडेक्स पे लगा दूंगा। समझ रहे हैं? और ये आउटपुट में एक न्यू एरे आपको दे देता है। ये भी समझ रहे हैं आप? फंक्शन कहाँ जाएंगे? चलो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा भी छोड़ो। अब जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि ये होगा यहाँ पे आपका आइटम, ठीक है? आइटम यहाँ पे कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग आइटम, ठीक है? यहाँ से कंसोल लॉग था ऊपर, मैंने लगाया था, हट गया मेरा, इसको हटा देते हैं। अब जरा प्रिंट कराते हैं और हम जाके कंसोल में जाते हैं तो देखिए कंसोल में क्या प्रिंट हुआ। ये प्रॉप्स नहीं है, इसने एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है जो उसको एरे से मिला, और इसने एरे की तीनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स थे वो आउटपुट कर दिए, ठीक है? डॉट मैप का ये काम होता है। सही है? चलो ठीक है, इसको बाद में बेसिकली मैं कराना ये चाह रहा हूँ कि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में एक्चुअली काम ऐसे ही होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट आती है, उस प्रोडक्ट्स की लिस्ट पर डॉट मैप का फंक्शन लगाना होता है, वो सारे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाते हैं। 0 1 2 3 वो एरे के अंदर जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो इसके पास हो जाते हैं और उतनी दफ़ा ये चल जाता है, ठीक है? तो इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, वरना ये आप भूल जाएंगे, और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सीरियसली कीजिएगा, ठीक है? तो आज को अभी स्टॉप करते हैं।